हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश। जैसा कि आपको पता है, चित्तौड़ का पहला साका हुआ है कब? चित्तौड़ का पहला साका हुआ है 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में क्या हुआ था? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर आक्रमण किया है? मेवाड़ या फिर चित्तौड़ पर। जो मेवाड़ की राजधानी थी उस समय चित्तौड़ पर। और इस समय जो चित्तौड़ का शासक था कौन? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह कहाँ का शासक है? चित्तौड़ का। चित्तौड़ का शासक है रावल रतन सिंह। दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है 1303 ईस्वी में तथा चित्तौड़ को जीत लिया। लेकिन इस समय हुआ है चित्तौड़ का पहला साका। अब साका शब्द का अर्थ क्या होता है? साका शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, साका शब्द में दो प्रोसेस होती है, यानी कि साका 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 तब कहलाता है जब केसरिया प्लस जौहर दोनों एक्टिविटी हो। केसरिया क्या होता है? केसरिया के तहत जो राजपूत लोग थे, जो राजपूत राजा थे, जब उन्हें जीतने की आशा नहीं रहती थी तो वो केसरिया साफा पहनकर युद्ध भूमि में कूद जाते और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते थे। ओके। जबकि जौहर क्या है? जब जो राजपूत वीरगति को प्राप्त होने के पश्चात जो राजपूतों की जो महिलाएं होती थी, जो दासियां होती थी, वो सब जौहर करते थे। तो केसरिया प्लस जौहर दोनों मिलकर क्या क्या हुआ है? दोनों को मिलाकर क्या बोलते थे? साका। ओके। तो चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में। उस समय चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह। दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ओके। और जब उस समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। जो रावल शाखा उस समय जो चित्तौड़ पर शासन कर रही थी, रावल शाखा। और रावल शाखा के अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। रावल शाखा के अंतिम शासक कौन है? रतन सिंह। ओके। रतन सिंह के पश्चात क्या होता है? जो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस पर अधिकार कर लेता है? चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ को अपने पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था खिज्र खां, उसे सौंप दिया जाता है। और खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया जाता है? खिजराबाद। खिजराबाद। ओके। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से चित्तौड़ वापस कैसे जो चित्तौड़ वासियों के पास आया, फिर या फिर मेवाड़ राजघराने के पास आया। ओके। देखो, 1303 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक यह रहता है किसके पास? खिज्र खां के पास। लेकिन खिज्र खां वापस दिल्ली चला जाता है और खिज्र खां के स्थान पर चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दूसरा प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है और उसका नाम है मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा। ये मालदेव सोनगरा कौन है? ये मालदेव सोनगरा है चौहान राजवंश से रिलेटेड। चौहान राजवंश यानी कि जो मालदेव सोनगरा है, ये जालौर के चौहान शासक थे। कौन? जालौर के चौहान शासक थे कान्हड़ देव। जालौर का चौहान शासक है कान्हड़ देव, जिस पर भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और 1311 ईस्वी में जो जालौर को विजित कर लिया था, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? जो कान्हड़ देव और कान्हड़ देव का पुत्र है बीरम देव, दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कान्हड़ देव का छोटा भाई था मालदेव सोनगरा, इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। और अधीनता स्वीकार करने के बदले जो अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। किसे? मालदेव सोनगरा को, जिसे मुछाला मालदेव भी कहा जाता है। ओके। अब हम देखते हैं जो चित्तौड़ का अधिग्रहण फिर से मेवाड़ के शासकों ने किस प्रकार से किया है। इसमें है सबसे पहले महाराणा हम्मीर। महाराणा हम्मीर चित्तौड़ के शासक बनते हैं या फिर मेवाड़ के शासक बनते हैं 1326 ईस्वी से 64 ईस्वी। ओके। महाराणा हम्मीर राणा शाखा के पहले शासक थे। ओके। राणा शाखा के पहले शासक कौन थे?
महाराणा हम्मीर, क्योंकि हम्मीर ने उपाधि धारण की थी महाराणा या फिर राणा की उपाधि। रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह, जबकि राणा शाखा के पहले शासक कौन थे? महाराणा हम्मीर। महाराणा हम्मीर का कार्यकाल होता है 1326 से 1364 ईस्वी। इन्होंने क्या किया है? जो चित्तौड़ का अधिग्रहण किया है, चित्तौड़ का अधिग्रहण, यानी कि चित्तौड़ को फिर से जो मेवा चित्तौड़ को फिर से या जो तुर्की शासकों से फिर से अधिग्रहण किसने किया है? महाराणा हम्मीर ने। महाराणा हम्मीर कौन थे? महाराणा हम्मीर थे जिस समय अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, उस समय सीसोदा के एक जागीरदार थे, सीसोदा गांव के एक जागीरदार थे, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह का पुत्र था अरी सिंह। सिसोदा के जागीरदार थे कौन? लक्ष्मण सिंह। उनका पुत्र था अरी सिंह। तो जो लक्ष्मण सिंह और जो अरी सिंह है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य 1303 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था, उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे दोनों। और जो अरी सिंह का बेटा है वो है राणा हम्मीर या फिर महाराणा हम्मीर। ओके, तो महाराणा हम्मीर या राणा हम्मीर कौन था? सिसोदा का जागीरदार। ओके, 1303 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक ये चित्तौड़ का किला रहा है किसके पास? खिजरखा के पास। और उसके बाद इसे सौंप दिया गया था मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा के समय से ही जो महाराणा हम्मीर है या फिर राणा हम्मीर है, उसने चित्तौड़ के एरिया को या चित्तौड़ के क्षेत्रों को जीतना आरंभ कर दिया था। लेकिन जैसे ही मालदेव की मृत्यु होती है, मालदेव के बाद उसका बेटा है जैसा, यानी कि मालदेव का उत्तराधिकारी था जैसा, जिसके अधिकार में आया था चित्तौड़गढ़। ओके, तो फिर जो राणा हम्मीर है उन्होंने चित्तौड़ का अधिग्रहण किससे किया है? जैसा से। कब किया है? 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ फिर से महाराणा शाखा या राणा शाखा के अंतर्गत आ चुका था। फिर से नहीं, मतलब पहली बार आया है। किनके शाखा? क्योंकि राणा शाखा का पहला शासक कौन है? महाराणा हम्मीर। जो महाराणा हम्मीर है उनकी उपाधि है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है, विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में सिंह के समान। विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है? विषम परिस्थितियों में सिंह के समान। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। विषम घाटी पंचानन किसकी उपाधि है? महाराणा हम्मीर की। ओके, और ये उपाधि इस उपाधि की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एक तो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और दूसरी है जो गीत गोविंद की टीका थी, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि महाराणा हम्मीर की उपाधि थी विषम घाटी पंचानन। ओके, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा हम्मीर को एक उपाधि दी है, क्या? अपने समय का प्रबल हिंदू शासक। अपने समय का प्रबल हिंदू शासक किसने कहा है महाराणा जो हम्मीर को? कर्नल जेम्स टोड, फादर ऑफ जो राजस्थान हिस्ट्री, यानी कि राजस्थान के इतिहास के पितामह है कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने महाराणा हम्मीर के बारे में क्या कहा है? अपने समय का प्रबल हिंदू शासक। तो ये था हमारा कौन? महाराणा हम्मीर। महाराणा हम्मीर में हमें क्या क्या देखा है? महाराणा हम्मीर का शासनकाल होता है कब से कब तक? 1326 से 64 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया है? राणा शाखा का पहला शासक है महाराणा हम्मीर। हम्मीरदेव चौहान से इसकी तुलना नहीं करना है। हम्मीरदेव चौहान है, चौहान वंश का शासक है, जो कि रणथंभौर का एक शासक है। जबकि राणा शाखा का पहला शासक था महाराणा हम्मीर। जो महाराणा हम्मीर किसका पुत्र है? अरी सिंह का। और अरी सिंह किसका पुत्र था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कौन था? जो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और जो रावल रतन सिंह है, उन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है उसमें ये दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। कौन कौन? अरी सिंह और लक्ष्मण सिंह। तो जो अरी सिंह का पुत्र है हम्मीर, जो कि सिसोदा का जागीरदार था, इन्होंने क्या किया है? 1326 ईस्वी में जैसा से, जो कि एक सोनकरा जो चौहान
जो कि मालदेव चौहान का बेटा था। ओके, मालदेव चौहान का बेटा था और मालदेव को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, क्योंकि 1311 ईस्वी में जो खिज्र का था अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, जिसके नाम पर चित्तौड़ का नाम किया गया था क्या, खिजराबाद, वो मेवाड़ को छोड़कर या फिर चित्तौड़गढ़ को छोड़कर दिल्ली चला गया था। ओके, इसके अलावा हमने देखा है, क्या देखा था इसके अलावा, कि राणा साखे की उपाधि या फिर राणा राणा या फिर महाराणा की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक अम्मीर है। इसके अलावा विषम घाटी पंचानन इसकी उपाधि थी, और जो विषम घाटी पंचानन है ये उपाधि हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि महाराणा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और दूसरा है रसिक प्रिया, जो कि गीत गोविंद की टीका थी, किसने लिखी थी, महाराणा कुंभा के द्वारा। जबकि जो कर्नल जेम्स टॉड है उन्होंने जो महाराणा हम्मीर को क्या कहा है, अपने समय का प्रबल हिंदू शासक। दूसरा हमारा शासक है महाराणा हम्मीर के बाद कौन है, महाराणा क्षेत्र सिंह। महाराणा क्षेत्र सिंह, जिसे खेता भी कहा जाता है, खेतल भी कहा जाता है और खेतसी भी कहा जाता है। दूसरा शासक कौन है महाराणा हम्मीर के बाद, महाराणा क्षेत्र सिंह या फिर महाराणा खेता, महाराणा खेतल या महाराणा खेतसी। इनका समय है, इनका कार्यकाल है 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी। कब से कब तक है ये, 1364 से 1382 ईस्वी। महाराणा हम्मीर का उत्तराधिकारी है महाराणा क्षेत्र सिंह। ओके, इनके समय की प्रमुख घटना क्या है, इनके समय की प्रमुख घटना है, इन्होंने क्या किया था, जो मालवा था जिसकी राजधानी थी मांडू, जैसे राजस्थान की आकृति कुछ इस प्रकार से है, इधर पड़ता है मालवा और इधर पड़ता है गुजरात। और मेवाड़ का शासक कौन है इस समय, खेत सिंह या फिर क्षेत्र सिंह। तो क्षेत्र सिंह ने क्या किया था, मालवा का शासक था दिलावर खां गोरी। कौन था मालवा का शासक, दिलावर खां गोरी। मालवा का शासक था दिलावर खां गोरी, उसे पराजित कर दिया। ओके, तो मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को परास्त कर दिया और भविष्य में जो मेवाड़ और मालवा के मध्य जो संघर्ष है उसका सूत्रपात कर दिया। इसके समय की प्रमुख घटना है मेवाड़ और मालवा के मध्य जो संघर्ष है उसकी सूत्रपात हो गया। इसके अलावा इन्होंने जो हड़ाओं को दबाने का भी श्रेय किसे दिया जाता है, हड़ाओं को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है, क्षेत्र सिंह या फिर खेता को। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष का सूत्रपात किया है दिलावर खां गोरी को परास्त करके। इसके अलावा हड़ाओं को दबाने का श्रेय, हड़ाओं का शासन कहाँ है, हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ओके, जो महाराणा लाखा है, इनके पुत्र, इनके 7 पुत्र थे, जिनमें थे लाखा, सॉरी महाराणा जो क्षेत्र सिंह है या महाराणा खेता है, उनके पुत्र थे लाखा, भाकर, मेहपा, भवनसी, बूचर, सलखा और सकरा। यानी कि महाराणा जो खेता है उनके 7 पुत्र हैं, जिनमें लाखा, भाकर, माहप या फिर महिपाल, भवनसी या भुवन सिंह, बूचर, सलखा और सकरा। इनके अलावा जो पुत्र है, हमें ध्यान किनका रखना है, एक तो लाखा जो कि नेक्स्ट मेवाड़ के नेक्स्ट महाराणा बनेंगे। इसके अलावा इनकी एक खातिन पासवान थी, एक खातिन पासवान थी, उनके 2 पुत्र थे, चाचा और मेरा। इनका ध्यान रखना है, किनका ध्यान रखना है, इनके 7 2 9 पुत्र हो जाएंगे। उनमें से हम जो लाखा जो कि नेक्स्ट महाराणा बनेंगे, जबकि इनकी एक खातिन पासवान थी, उनके 2 पुत्र थे, कौन, चाचा और मेरा, जिन्होंने आगे जाकर क्या किया था, महाराणा मोकल की हत्या की थी। महाराणा मोकल आते हैं, महाराणा लाखा के बाद जो नेक्स्ट शासक बनेंगे महाराणा मोकल, उसकी हत्या किसने की थी, चाचा और मेरा ने, जो कि एक खातिन पासवान के पुत्र थे। और ये किसकी पासवान थी, महाराणा शेर सिंह की। ओके, अब हम जो नेक्स्ट शासक है हमारा, वो है कौन, महाराणा लाखा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, महाराणा हम्मीर, दूसरा शासक पढ़ा था महाराणा क्षेत्र सिंह। महाराणा क्षेत्र सिंह में दो तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं, कौन से, मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त करके इन्होंने भविष्य में मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष का सूत्रपात किया है। इसके अलावा हड़ाओं को दबाने का श्रेय किसे जाता है, महाराणा क्षेत्र सिंह को। इनके 7 पुत्र थे, 7 के अलावा एक पासवान थी, उससे भी 2 पुत्र हुए थे, चाचा और मेरा। ओके, अब हम देखेंगे महाराणा लाखा।
महाराणा लाखा का समय है 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी। शासनकाल कब से कब तक है? 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी। ये किसके पुत्र थे? महाराणा क्षेत्र सिंह के। ओके, इसके समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? महाराणा लाखा के समय की प्रमुख घटनाएं है, देखो सबसे पहले इनके समय में जो जावर है वहाँ पर चांदी की खान निकली थी। चांदी की खान, चांदी व शीशे की खान, शीशा भी प्राप्त होता था यहाँ से। चांदी व शीशे की खान किसके समय पर प्राप्त हुई है? महाराणा लाखा के समय। ये पड़ता है मगरा जिले में, उस समय पड़ता है मगरा जिले में पड़ता है। जो जाबर में चांदी की खान किसके समय में निकली है? महाराणा लाखा के समय में। इसके अलावा इनके समय की दूसरी घटना है पिछोला झील का निर्माण। किसका? पिछोला झील का निर्माण। पिछोला झील का निर्माण इसके समय की दूसरी घटना है, पिछोला झील का निर्माण। और पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने नहीं करवाया था, इसके समय पर एक बंजारा था, पिच्छू नामक एक बंजारा था, उन्होंने करवाया है पिछोला झील का निर्माण। ओके, इसके अलावा इनके जो महाराणा लाखा के समय की और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके जो विद्वान दरबारी थे, संस्कृत के कुछ विद्वान दरबारी थे, उनका नाम पूछा जाता है। उनके नाम है जौटिंग भट्ट और दूसरा है धनेश्वर भट्ट। जौटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन है? जौटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट महाराणा लाखा के दरबारी विद्वान थे। ओके, इसके समय की एक प्रमुख घटना है, और घटना कौन सी है कि इन्होंने जो वृद्धावस्था में, कौन? महाराणा लाखा, इन्होंने वृद्धावस्था में हंसाबाई से विवाह किया था। अब ये हंसाबाई कौन है? हंसाबाई थी जो मारवाड़ है, मारवाड़ के शासक थे राव चोंडा। मारवाड़ के शासक कौन थे? राव चोंडा। राव चोंडा के दो पुत्र थे, कौन? रणमल, दूसरे पुत्र का नाम है कान्हा, और इनके एक पुत्र थी हंसाबाई। कौन कौन थे? हंसाबाई, कान्हा और रणमल। अब देखो होता क्या है, जो रणमल है वो अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव लाता है। किसके लिए? जो महाराणा लाखा थे उनके पुत्र थे कुंवर चूंडा। कुंवर चूंडा, कुंवर चूंडा किसके पुत्र है? महाराणा लाखा। इसके लिए विवाह प्रस्ताव कौन लेके आया है? रणमल, जो कि कौन था? जो राव चुंडा है, जो कि मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक है राव चुंडा, जबकि मेवाड़ के जो महाराणा लाखा का पुत्र था, कौन? कुंवर चुंडा, उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आया है हंसाबाई का। लेकिन होता क्या है, जो महाराणा लाखा है उन्होंने, जब रणमल, महाराणा लाखा को गलत फहमी हो गई और उन्होंने विवाह की इच्छा जताई थी। राव रणमल जब नारियल लेके आए थे, विवाह का प्रस्ताव लेके आए थे, तो महाराणा लाखा को लगा कि ये विवाह प्रस्ताव मेरे लिए आया है। लेकिन जैसे ही राणा ने इच्छा जताई थी विवाह के लिए, इनके जो दरबारी थे वो राणा पर हंस पड़े, और ये बात किसको बर्दाश्त नहीं हुई थी? कुंवर चूंडा को। इसलिए कुंवर चूंडा ने क्या किया था? कुंवर चूंडा ने अपनी जो राजगद्दी है, अपनी जो राजगद्दी है उसको त्यागने की घोषणा कर दी। त्यागने की घोषणा क्यों की थी? क्योंकि जो राव रणमल थे, राव रणमल की एक शर्त थी कि जो हंसाबाई है उसकी कोख से पैदा होने वाला जो भी बच्चा होगा, जो भी होगा, वो मेवाड़ का नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी। इस कारण जो राव चूंडा, कुंवर चूंडा है, उसे राजगद्दी त्यागने की जो प्रतिज्ञा करनी पड़ी। इसलिए जो कुंवर चूंडा है उसे कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म। मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चूंडा। कुंवर चूंडा कौन है? महाराणा लाखा का पुत्र, जिन्होंने अपने पिता का विवाह करवाने के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया, मेवाड़ की जो गद्दी थी उसका त्याग कर दिया। इस कारण इसे कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। इसके बाद क्या होता है? महाराणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हो जाता है। महाराणा लाखा और हंसाबाई का विवाह होता है, और हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो होता है मोकल। कौन? मोकल, जो कि
मेवाड़ का नेक्स्ट शासक होगा। जब जो कुंवर चुंडा है उनके द्वारा राज्याधिकार छोड़ने की जब प्रतिज्ञा की जाती है, जिससे प्रसन्न होकर जो राणा थे उस समय के महाराणा लाखा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कुंवर चुंडा है उसे नेक्स्ट जो भी उत्तराधिकारी होगा उसे संरक्षक बनाने की घोषणा की। इसके अलावा जो मेवाड़ की जो सनद है, पट्टे है, परवाने हैं, उन सब पर भाले का निशान अंकित होगा, जो कि किसका प्रतीक था, कुंवर चुंडा के बलिदान का। ओके। जो महाराणा लाखा है उनके पुत्र थे, जैसे चोड़ा इनका सबसे बड़ा पुत्र था। इसके अलावा अज्जा, डूंगर, गज सिंह, मोकल और बाघ सिंह किसके पुत्र है, महाराणा लाखा के। महाराणा लाखा के पुत्र है चुंडा, अज्जा, चुंडा से छोटा था राघव देव, देखो चोड़ा, राघव देव, अज्जा, डूंगर, गज सिंह, मोकल और बाघ सिंह किसके पुत्र है, महाराणा लाखा के। ओके। अब जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा महाराणा लाखा का वो था मोकल, क्योंकि ये हंसाबाई और किसकी संतान था, महाराणा लाखा की। ओके। जो मेवाड़ का नेक्स्ट शासक बनता है कौन, महाराणा मोकल। महाराणा मोकल। महाराणा मोकल कब से कब तक है, महाराणा मोकल का कार्यकाल है 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक। कब से कब तक है, 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी। इस समय जब ये महाराणा मुगल शासक बना था, इस समय इनकी उम्र थी 12 वर्ष, यानी कि ये अल्पवयस्क था। इसलिए जो महाराणा मुगल है उसका संरक्षक नियुक्त किया था कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा को किसका संरक्षक नियुक्त किया है, महाराणा मुगल को, जैसा कि इनके पिता ने जो घोषणा की थी। ओके। लेकिन होता क्या है, जो हंसाबाई थी उन्हें कुंवर चुंडा पर संदेह हो गया। इस कारण जो कुंवर चुंडा है वो मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे, मांडू। और मांडू इन्होंने अपना एक भाई और था अज्जा, उसके साथ गए थे। लेकिन इन्होंने मेवाड़ में अपना एक भाई छोड़ा था राघव देव। राघव देव कहाँ पर है, मेवाड़ में। और चुंडा और अज्जा कहाँ चले गए हैं, मांडू। ओके। क्यों गए हैं, क्योंकि हंसाबाई को इन पर संदेह था कि इन्होंने राजगद्दी छोड़ दी, लेकिन हो सकता है ये वापस राजगद्दी लेने की फिराक में हो। इस कारण ये कहाँ चले गए हैं, छोड़कर मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे, मांडू के सुल्तान के पास। ओके। अब जो नेक्स्ट शासक है, जो नेक्स्ट संरक्षक है, पहले संरक्षक कौन बना था, कुंवर चुंडा, लेकिन उनके स्थान पर जो हंसाबाई है उन्होंने क्या किया है, अपना भाई, हंसाबाई का भाई का नाम है रणमल, उसे मेवाड़ बना लिया और उसे नेक्स्ट संरक्षक घोषित कर दिया। नेक्स्ट संरक्षक कौन बना दिया है, राव रणमल को, जो कि कहाँ का है, मेवाड़ का, राठौड़ वंश का राजकुमार था। कौन, राव रणमल। रणमल ने क्या किया है, क्योंकि जब रणमल के पिता का नाम था राव चुंडा। राव चुंडा कौन है, रणमल का पिता, और हंसाबाई का पिता, रणमल का पिता, और राव राव कान्हा का पिता। जो चुंडा की मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया था कान्हा को। लेकिन जो रणमल ने क्या किया है, मेवाड़ की सेना की सहायता से कान्हा को राज्याधिकार से वंचित कर, और मारवाड़ का जो नेक्स्ट शासक कौन बन जाता है, राव रणमल। किसकी सहायता से, मेवाड़ की सेना की सहायता से, क्योंकि ये महाराणा मोकल का जो क्या था, संरक्षक था। ओके। महाराणा मोकल के द्वारा जो नागौर है उसकी विजय की जाती है महाराणा मोकल के समय, नागौर की विजय। इसके अलावा जो जहाजपुर है उसको भी विजित किया जाता है। महाराणा मोकल के द्वारा जो चित्तौड़ में कुछ निर्माण कार्य किए, जो मेवाड़ में कुछ निर्माण कार्य करवाए गए थे, जैसे चित्तौड़ में इनके द्वारा बनवाया गया था क्या, द्वारकानाथ मंदिर। द्वारिकानाथ मंदिर बनवाया गया है चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा जो शमीधेश्वर मंदिर है, शमीधेश्वर जिसे समाधीश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। किसने करवाया है, महाराणा मोकल के समय।
इसके अलावा जो समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर इनको भेंट दिया था धनपुर गांव का राजस्व इसको भेंट किया था, किसी समिधेश्वर मंदिर या समाधेश्वर मंदिर। इसके अलावा इन्होंने जो श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर एक बापी कुंड बनवाया था। श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर क्या किया है? बापी कुंड और बाघीला तालाब का निर्माण कराया है। और बापी कुंड किसके समय पर हुआ है? ये भी महाराणा मुकल के समय। इन्होंने जो पुष्कर का बराह मंदिर है वहां पर स्वर्ण से तुलादान करवाया था। तुलादान करवाया है, स्वर्ण तुलादान कहाँ पर कराया है? बराह मंदिर। और बराह मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। ये किसके समय की घटनाएं पढ़ रहे हैं? महाराणा मुकल के समय। जो महाराणा मुकल के समय कुछ प्रकांड विद्वान थे उनके नाम है जैसे योगेश्वर और भट्ट विष्णु। योगेश्वर और भट्ट विष्णु किसके दरबारी विद्वान थे या प्रकांड पंडित किसके समकालीन थे? तो ये किसके समय थे? महाराणा मुकल के समय। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि योगेश्वर और भट्ट विष्णु या फिर महाराणा मुकल के समय मुकल के दरबारी विद्वान इनमें से कौन से थे? तो ये है योगेश्वर और भट्ट विष्णु। इसके अलावा कुछ शिल्पकार है, कुछ शिल्पी है जिनके नाम पूछे जाते हैं जैसे मना, फना और विशाल। ये है शिल्पी। कौन? मना, फना और विशाल। किसके समय के शिल्पकार है ये? महाराणा मुकल के समय। महाराणा मुकल की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? महाराणा मुकल की मृत्यु हुई थी जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो क्षेत्र सिंह था या क्षेता था उसकी एक उपपत्नी थी पासवान थी, खातिन पासवान थी और उनके दो पुत्र थे चाचा और मेरा। तो जो महाराणा खेता के जो उपपत्नी के पुत्र थे चाचा और मेरा, इन दोनों ने महाराणा मुकल की हत्या कर दी। महाराणा मुकल की हत्या किसने की है? चाचा और मीरा ने। इसकी कुछ कहानी इस प्रकार से थी कि ये गुजरात अभियान के दौरान अहमदाबाद पर ये अभियान कर रहे थे और उस समय झीलपाड़ा नामक स्थान पर महाराणा ने इनसे कुछ किसी वृक्ष का नाम पूछ लिया था। तो उन्हें लगा था कि हमारी माँ जो एक खातिन थी उस पर ये व्यंग कर रहा है। कौन? महाराणा मुकल। इसलिए इन्होंने क्या किया है? चाचा और मेरा दोनों ने मिलकर महाराणा मुकल की हत्या कर दी। तो जो महाराणा मुकल में हमने क्या क्या देखा है? महाराणा मुकल में सबसे पहले जो कुंवर चूंडा है वो उसके संरक्षक बने थे, लेकिन इस पर संदेह किया है हंसाबाई ने जो कि महाराणा मुकल की माँ थी। संदेह के कारण महाराणा मुकल जो रावचूंडा है जो कुंवर चूंडा है वो मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मांडू, अपने भाई अज्जा के साथ। जबकि इनका एक और भाई था राघवदेव, उसे मेवाड़ में जो उनके संरक्षक बनाकर छोड़ के गए थे। लेकिन क्या हुआ था? राव रणमल जो कि हंसाबाई का भाई था उन्होंने मारवाड़ से बुलाया और जो महाराणा मुकल का नेक्स्ट संरक्षक घोषित कर दिया। इसके अलावा हमने महाराणा मुकल में क्या देखा था? नागौर और जहाजपुर की इन्होंने विजय की थी। इनके कुछ निर्माण कार्य थे जैसे चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा समिधेश्वर समाधेश्वर या फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर जो धनपुर का भेंट किया था। इसके अलावा एक लिंग जी का जो परकोटा है इसके समय की और कौन सी घटना है? एक लिंग जी का परकोटा बनवाया है। एक लिंग जी का परकोटा किसके समय बनाया है? महाराणा मुकल के समय। ओके, एक लिंग जी का परकोटा बनाया है। और जो एक लिंग जी के लिए एक लिंग जी को भेंट के लिए एक लिंग जी को जो बांधनवाड़ा गांव जो कि अजमेर में पड़ता है और रामा गांव, बांधनवाड़ा गांव और रामा गांव भेंट किए हैं किसके लिए? एक लिंग जी के लिए। जबकि समिधेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार कर इसके लिए कौन सा गांव भेंट किया गया था? धनपुर गांव। बाघीला तालाब और बापी कुंड भी किसके समय का है? मुकल के समय का। ओके, पुष्कर के बराह मंदिर में इन्होंने स्वर्ण तुलादान करवाया। इसके समय के कुछ प्रकांड विद्वान थे जैसे योगेश्वर और भट्ट विष्णु, जबकि मना, फना और बिशल थे इसके समय के प्रमुख शिल्पी थे। इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है? महाराणा खेता की उपपत्नी के कुछ पुत्र उपपत्नी के पुत्र थे चाचा और मीरा, इन्होंने किसकी हत्या कर दी है? महाराणा मुकल की। इसके समय के कुछ जो शिलालेख है जैसे जावर के जैन मंदिर के छबनी पर है। कहाँ पर? एक तो जावर में है, जावर के जैन मंदिर के छबने पर। इसके अलावा जो श्रृंगी ऋषि नामक है, श्रृंगी ऋषि
नामक स्थान की तिवारी पर है, जिनकी जो श्रृंगी ऋषि पर इनका जो शिलालेख है, इनकी रचना की थी फना। ओके, फना ने की है। जबकि चित्तौड़ के समिधेश्वर मंदिर में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और जिसकी रचना की थी दसौरा जाति के भट्ट विष्णु के पुत्र थे एकनाथ के द्वारा। इसके सूत्रधार मना के पुत्र विशा थे, जबकि शिल्पकार थे विशाल। ओके, ये है महाराणा मुकल। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले देखा था कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 ईस्वी में, जिसमें क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है और मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह, जो कि रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इसके समय में केसरिया होता है रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, जबकि जौहर होता है रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। जौहर प्लस केसरिया दोनों जो प्रोसेस है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, शाखा। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 ईस्वी में। जब चित्तौड़ का प्रथम शाखा हो जाता है, जिसमें रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते, उसके बाद जो चित्तौड़ का किला है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, 1303 ईस्वी में अपना पुत्र था खिज्र का, उसे यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया है, किसी खिज्र का, जो कि 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ का प्रशासक रहता है। और खिज्रगाह के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या परिवर्तन करके क्या कर दिया था, खिज्राबाद। खिज्रखां वापस दिल्ली लौट जाता है और खिज्रखां के स्थान पर नेक्स्ट जो संरक्षक है चित्तौड़ का या प्रतिनिधि है, वो किसे नियुक्त किया जाता है, मालदेव सोनगरा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालौर पर आक्रमण किया जाता है। और जालौर का शासक था उस समय पर कान्हड़देव का पुत्र है बीरमदेव, जो कान्हड़देव और बीरमदेव दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन जो कान्हड़देव था उनका छोटा भाई था मालदेव सोनगरा। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ का नेक्स्ट प्रशासक नियुक्त कर दिया था खिज्रखां के स्थान पर, कौन, मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव का उत्तराधिकारी होता है जैसा, और जैसा से जो चित्तौड़ का दुर्ग किसने अधिग्रहित किया है, महाराणा हम्बीर के द्वारा। अब ये महाराणा हम्बीर कौन है, महाराणा हम्बीर थे सिसोदा ग्राम का एक जागीरदार था। अब सिसोदा ग्राम का जागीर था कौन, महाराणा हम्बीर। अब महाराणा हम्बीर के पिता थे कौन, हरि सिंह, और हरि सिंह के पिता थे कौन, लक्ष्मण सिंह। हरि सिंह के पिता कौन थे, लक्ष्मण सिंह। हरि सिंह और लक्ष्मण सिंह 1303 ईस्वी के जो युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य, उसमें दोनों मारे गए थे, लेकिन जो महाराणा हम्बीर है उन्होंने वापस चित्तौड़ का अधिग्रहण कर लिया। महाराणा हम्बीर का शासनकाल है 1326 से 1364 ईस्वी। महाराणा हम्बीर की उपाधि थी, सबसे पहले इन्होंने राणा शाखा के पहले शासक थे कौन, महाराणा हम्बीर। इसके अलावा इनकी उपाधि थी विषम घाटी पंचानन, जो हमें प्राप्त होती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में और रसिक प्रिया में। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में सिंह के समान। कर्नल टोड ने अपने समय का प्रबल हिंदू शासक कहा है। दूसरा हमने शासक देखा था कौन, महाराणा क्षेत्र सिंह। महाराणा क्षेत्र सिंह का शासनकाल कब से कब तक है, महाराणा क्षेत्र सिंह का शासनकाल है 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक। इसके समय की प्रमुख घटना है, एक तो इन्होंने क्या किया है, मालवा के शासक थे दिलावर खां गोरी, उसे परास्त कर भविष्य के मेवाड़ और मालवा के मध्य जो संघर्ष है उसका सूत्रपात किया है। दूसरा, जो हड़ौती के जो हड़ा थे उनको दबाने का श्रेय भी किसे जाता है, महाराणा क्षेत्र सिंह के। महाराणा क्षेत्र सिंह के 7 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा बेटा है लाखा, लेकिन इसके अलावा इनकी जो एक उपपत्नी थी खातिन पासवान थी, उनके 2 पुत्र थे चाचा और मीरा, जो आगे चलकर महाराणा मुकल की हत्या करेंगे। ओके, जो महाराणा लाखा है नेक्स्ट शासक हो जाएगा महाराणा लाखा, और इसका समय है 1382 से 1421 ईस्वी। 1421 ईस्वी किसका शासनकाल है, ये महाराणा लाखा का। लाखा के समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है, जावर में चांदी की खाल निकल आई। ओके, दूसरा है पिछोला झील का निर्माण पिछू नामक बंजारे ने करवाया है। तीसरा है इनके कुछ दरबारी विद्वान थे चौटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। इसके अलावा इनके समय की एक प्रमुख घटना है कौन सी, जो मारवाड़ का शासक था रावचुंडा। कौन था मारवाड़ का शासक, रावचुंडा। और रावचुंडा की पुत्री थी कौन, रावचुंडा की पुत्री है हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव कौन लेकर आया है, रणमल कौन है, हंसाबाई का भाई, यानी कि रावचुंडा का पुत्र। और मेवाड़ का शासक कौन था इस समय पर, लाखा, और लाखा का पुत्र था कौन, कुंवर चूड़ा।
ये विवाह प्रस्ताव किसके लिए आया था? कुंवरचूड़ा के लिए। लेकिन इच्छा जताई थी किसने? महाराणा लाखा ने। इस कारण कुंवरचूड़ा ने क्या किया है? कुंवरचूड़ा ने अपनी जो राज्याधिकार है उससे राज्याधिकार त्यागने या फिर राज्याधिकार छोड़ दिया है। इस कारण कुंवरचूड़ा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह है। और जो हंसाबाई है उसका विवाह हुआ है लाखा से। लेकिन इसकी एक शर्त थी कि महाराणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। ओके। इस कारण जो मेवाड़ का नेक्स्ट शासक कुंवरचूड़ा के स्थान पर कौन बनता है? महाराणा मोकल। महाराणा मोकल का कार्यकाल है 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी। ओके। महाराणा मोकल के समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले जो महाराणा मोकल का जो कि उस समय उम्र थी इनकी 12 वर्ष, इस कारण इनका संरक्षक नियुक्त किया था कौन? कुंवरचूड़ा को। कुंवरचूड़ा को किसका संरक्षक नियुक्त किया है? मोकल का, जिसकी घोषणा महाराणा लाखा ने पहले ही कर दी थी जब उन्होंने राज्याधिकार छोड़ा था। किसने? कुंवरचूड़ा ने राज्याधिकार छोड़ा था। तब महाराणा लाखा ने घोषणा की थी कि जो नेक्स्ट जो मेवाड़ के जो भी शासक होंगे उनके संरक्षक कौन होंगे? कुंवरचूड़ा के वंशज। ओके। दूसरा, जो इनकी सनदे थी, पट्टे थे, परवाने थे, उन पर एक भाले का निशान अंकित किया गया था जो किसका प्रतीक था? कुंवरचूड़ा के वंशजों का या कुंवरचूड़ा। ओके। कुंवरचूड़ा के बलिदान का। इस समय उम्र महाराणा मोकल की उम्र थी 12 वर्ष, इस कारण इनका संरक्षक बनाया गया था कुंवरचूड़ा को। लेकिन कुंवरचूड़ा पर संदेह किया है किसने? हंसाबाई के द्वारा। हंसाबाई के द्वारा जब संदेह किया गया था तो ये अपना भाई था अज्जा, उसे लेकर कहाँ चला गया है? मांडू। लेकिन इनका एक और भाई था कौन? राघव देव, उसे कहाँ छोड़कर गया है? मेवाड़। ओके। जैसे ही कुंवरचूड़ा कहाँ चला जाता है? मांडू। उसके बाद हंसाबाई अपने भाई को आमंत्रित करती है और इनके भाई का नाम है रणमल। रणमल मोकल का नेक्स्ट संरक्षक बन जाता है। नेक्स्ट संरक्षक कौन बना है? रणमल। महाराणा मोकल के द्वारा नागौर व जहाजपुर विजित किए जाते हैं। महाराणा मोकल के कुछ निर्माण कार्य है, इनमें चित्तौड़ में है द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके अलावा समिधेश्वर मंदिर था या समाधीश्वर मंदिर, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका जीर्णोद्धार करवाया है और उसमें उसे एक गांव भेंट दिया है। गांव का नाम है धनपुर। दूसरा, जो एकलिंग जी मंदिर है, एकलिंग जी है, उनके चारों ओर परकोटा बनवाया है और वहाँ उन्हें 2 गांव भेंट किए गए। एक है बांधनवाड़ा गांव है और दूसरा गांव है रामा गांव। बांधनवाड़ा और रामा गांव किसको भेंट कर दी है? एकलिंग जी के मंदिर को। ओके। इसके अलावा पुष्कर का जो बराह मंदिर है अजमेर में, वहां पर स्वर्ण से तुलादान करवाया है। स्वर्ण तुलादान करवाया था। इसके अलावा बापी कुंड और बाघेला तालाब का निर्माण भी महाराणा मोकल के समय हुआ है। इनमें इनके दरबार में कुछ प्रकांड विद्वान थे, जैसे योगेश्वर और भट्ट विष्णु। योगेश्वर और भट्ट विष्णु किसके दरबारी विद्वान थे? महाराणा मोकल के। कुछ शिल्पी थे, कुछ प्रमुख शिल्पी थे, उनके नाम है मना, फना और बिशल। तीनों शिल्पी है और किसके समय के हैं? महाराणा मोकल के समय के। महाराणा मोकल की मृत्यु किस प्रकार से हुई? महाराणा मोकल की मृत्यु हुई है, इनके जो पिता कौन थे महाराणा मोकल के? महाराणा लाखा। और लाखा के पिता कौन थे? महाराणा खेता। तो जो महाराणा खेता थे यानी कि इनके जो दादा थे, उनकी एक उपपत्नी थी या फिर पासवान थी, उनके पुत्र थे चाचा और मीरा। इन दोनों ने मिलकर महाराणा मोकल की हत्या कर दी। ओके। थैंक यू फॉर